जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी मेरे पास एक कॉल आया जिसमें एक माता जी रोते हुए मेरे को बताया उन्होंने कि भाई मेरा बेटा फौज में हवलदार है और उसको परेशान कर रहे हैं उनके अधिकारी। आप उनको छुट्टी भिजवा दो और बात करो कि भाई वो मेरे बेटे को परेशान ना करें। फिर मैंने बोला क्या कहानी है, कहाँ आपके बेटे सर्विस कर रहे हैं, क्या चक्कर है, आपको पूरा पता है? बोले मेरे को तो पता नहीं, आप इनसे बात करो। तो जो हवलदार जी की मैडम थी उनसे मेरी बात कराई उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे को पूरी कहानी बताई कि जी मेरे हस्बैंड इस समय एमएच में हैं और उनका 10 नंबर फॉर्म भरा जा रहा है। 10 नंबर फॉर्म यानी अंग्रेजों के ज़माने में ये सीओ साहब को एक पावर दी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को वो पागल घोषित कर दे कि भाई ये पागल है, इसका इलाज करो। आपको बता दूं कि बंदा कमर दर्द की वजह से एमएच में भर्ती हुआ और वहां इसको सिक लीव दे रहे थे डॉक्टर की भाई इसके यहाँ की नस ब्लॉक है और आपको पहले एक बार रेस्ट करो 1 महीना। अगर रेस्ट से काम नहीं होता है तो फिर हम आपका इलाज करेंगे। डॉक्टरों ने इसकी सिक लीव 28 दिन की बनाकर कि भाई ठीक है आप रिजर्वेशन वगैरह कर लो। बंदे ने रिजर्वेशन करा लिया। उसके बाद में यूनिट में बताया कि भाई मैं सिक लीव जा रहा हूँ, लेकिन यूनिट में जैसे ही पता चला यूनिट से सीओ साहब ने डॉक्टरों को कॉल करके कि भैया उसको सिक लीव मत भेजो, यूनिट में भेज दो, हम यहाँ से उसको छुट्टी दे देंगे। फिर वहाँ से उसकी सिक लीव कैंसिल होकर उसको बोलते हैं कि भाई यूनिट में आ जा। तो बंदा बोला कि ठीक है मैं यूनिट में आ जाता हूँ, लेकिन उसके बाद बीच में ही क्या खिचड़ी पकी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उस खिचड़ी में बंदा वहां से चला भी नहीं। उससे पहले 3 बंदे वहां भेज के उसकी गार्ड लगा दी और वहीं की वहीं उसको बोला जी इसको दोबारा चेक करो और इसका 10 नंबर फॉर्म राइज कर दो। 10 नंबर फॉर्म सीओ साहब ने भर के जिसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उस बंदे को, जिस बंदे को सिक लीव जाना था, इसी 16 अक्टूबर को उसको सिक लीव जाना था, लेकिन अभी वो एमएच में है। डॉक्टरों ने अपने स्तर पर जांच वगैरह की है, बंदा फिट है, लेकिन सीओ साहब प्रेशर बना रहे कि नहीं मैंने कह दिया किसी भी तरह इसको सूखा कर भेजना है। अब बंदा जो हवलदार हो, सर्विस पक्की पकाई हो और उसको इस तरह अगर बताया जाएगा तो वो और उसके घर वालों की क्या हालत होगी। ठीक है, उस विषय में हम बात करेंगे। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है आपको पहले मैं बता देता हूँ कि ये हवलदार जी को इनके एडजुटेंट हैं जो कि अभी कैप्टन हैं। तो कैप्टन साहब ने ऑफिस में इनको बोला बैंड हो जा, तो ये बैंड हो गए। मैंने हालांकि बात की तो मैंने बोला कि भाई आप हवलदार थे, क्यों बैंड हुए? आपको अगर कैप्टन बैंड कर रहा था एडजुटेंट तो आपको सीओ साहब के पास जाना था। बोले नहीं सर वो सभी को बैंड कराता है और गालियाँ देता है। तो बोले मैं भी बैंड हो गया। फिर उसने बोला ठीक से नहीं हुआ, दोबारा खड़ा हो, दोबारा हो। मैं दोबारा हो गया और फिर भी वो गालियाँ देता रहा। और उसके बगल में एक मेजर साहब बैठे थे जो कि 82 की ड्यूटी कर रहे थे, अपसेटिंग 82 की। उसने, उसका फर्ज तो था सीनियर होने के नाते कि उस कैप्टन साहब को रोका जाए, लेकिन वही है कि तानाशाही का साथ देती है। इसके पीछे जो कहानी है वो भी बताएंगे। उस मेजर साहब की भी एक ऐसी कहानी कि एक, हालांकि यहाँ जब तक प्रूफ नहीं होंगे मैं उस विषय में कहना नहीं चाहता, वो अलग बताऊंगा कि मेजर साहब की अलग एक कोई कहानी थी, उसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए। उस मेजर साहब ने कैप्टन साहब को मना करने की बजाय उस हवलदार को बोला चुपचाप ठीक से बैंड हो जा और तेरी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर गई तो तेरा मैं यहीं इलाज कर दूंगा। इस तरह उसको प्रेशर बनाकर वहाँ बैंड रखा। उस समय ये बंदा एमआई रूम में एडमिट था, बीमार था, लेकिन वहीं से इसको बुलाया गया था और फिर बाद में आरपी हवलदार को और उनको बुला के एक सूबेदार साहब को उनको वापस हालांकि एमआई रूम में ही छोड़ दिया गया। उसके बाद इस बंदे ने जब बोला कि भाई मैं सीओ साहब को बताऊंगा, तो उससे पहले इन लोगों ने सीओ साहब के पास लिंक मारा, सीओ साहब के कान में पता नहीं कौन सी फूंक मारी और सीओ साहब ने बोला उसको बुला लो यहाँ।
तो ये बंदा तो सोचा कि भाई सीओ साहब ने मेरे को मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन सीओ साहब ने मिलने की बजाय बोला तूने जवान लड़ाई है, बोला इसकी टेंटेटिव चार्जशीट करो। और टेंटेटिव नहीं, फिर टेंटेटिव करी नहीं, फाइनल ही उसको पनिशमेंट दे दी। रूल जगह जगह ब्रेक किया इन्होंने। सीओ साहब ने कैप्टन साहब को नहीं पूछा कि भाई तुमने एक हवलदार को क्यों बैंड किया, जबकि वो रूल के मुताबिक उसकी पावर से बाहर है। हवलदार रैंक की जो उसने बैंड करा के और गालियां देकर जो बेइज्जती की है उस कैप्टन को, जो अपने आप में बोलता है कि मैं तो पता नहीं क्या हूं, जबकि वो हवलदार उससे ज्यादा सर्विस में है, एज में भी ज्यादा है। सिर्फ रैंक में सीनियर होने का मतलब नहीं है कि गाली देंगे, लेकिन फौज में वही बात है कि मुंह कोई खोलता नहीं है। सब गरीब किसान और मजदूर के बच्चे हैं, वो अपनी सर्विस बेचारे इस तरह के तानाशाही के अंदर चुपचाप करते हैं, ठीक है। लेकिन सीओ साहब ने इसको पनिशमेंट भी दे दी और उसके बाद में बोला ठीक है, इसका जो भी छोटा मोटा इलाज करो और इसको भेजो पोस्ट पे। पोस्ट पे भेजने के बाद में एक दिन ये वहां से इनको चोट लग जाती है और चोट के बाद में ये मच जाते हैं। अब ये कहानी कहां से शुरू हुई, क्यों इनके सीओ साहब वो पीछे पड़े हैं कि इनको सूखा घर भेजना है, क्यों जबरदस्ती, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि फिट है साहब, हम ऐसे कैसे करेंगे, लेकिन सीओ प्रेशर बना रहा है। तो आज मैं यहाँ आगे की इस कहानी को पूरा बताने से पहले मेरे जवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये अंग्रेजों की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां जो आज भी हिंदुस्तानी फौज में चल रही हैं, चाहे ये 10 नंबर फॉर्म भरकर किसी को पागल घोषित कर देना, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में ये अंग्रेजों का जो हथियार इनके पास है ना, सबसे बड़ा हथियार है ये, सूखा घर भेजने की धमकी। और दूसरा ये जो बूट पॉलिस, कुत्ता घुमाना, मतलब नौकरों जैसा व्यवहार हिंदुस्तान में आज भी जवानों के साथ किया जा रहा है। इसकी लड़ाई को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन वही है, हिंदुस्तान की कोर्ट की हालत भी टेंटेटिव तारीख हमारे को देते रहे। और एक बार यूयू ललित जी जो 74 दिन के लिए सीजीआई बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने उस केस को बोला आप वापिस करो, नहीं तो हम इसको खारिज कर देंगे, और उन्होंने खारिज कर दिया बगैर सुने हुए ही। बोला आप तो फौज से आ गए, आपको क्या लेना। सीजीआई साहब, मैं फौज से आ गया, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा साथी या मेरे रिश्तेदार या गरीब आम आदमी से हिंदुस्तानी ही फौज में जाएगा, बाहर से कोई और आएगा नहीं है। हम उस संस्था को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि ये तो यार फौज के खिलाफ है। हम फौज के खिलाफ नहीं है। आज इतनी अच्छी सैलरी के बावजूद वीआरएस लोग नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में। क्यों? कारण क्या है? आज हम एक जवान को लाखों रुपए खर्च करके उसको एक सोल्जर बनाते हैं, उसके कंधे पर सिपाही जब भी लिखा जाता है जब वो ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। लाखों रुपए खर्च करके हजारों रुपए सैलरी दे रहे हैं, 50,000 से कम किसी जवान की सैलरी नहीं है। और वो 50,000 वाली सैलरी को ये हमारे अधिकारीगण, जिनको ऑथराइजेशन से, जो ऑथराइजेशन तो अंग्रेजों ने बनाई थी कि सीओ एंड अबव को 1-1 लागू और नीचे वालों को 2 या 3 को मिलकर 1 लागू, लेकिन ऑथराइजेशन को ब्रेक करके भी एक सीओ कम से कम 7-8 जवानों को अंगेज रखता है। मिनिमम ईमानदार भी होगा ना, बहुत ज्यादा तो 3 बंदे जरूर रखेगा। उसके बाद में नीचे कल का आया हुआ लौंडा जो अपने आप को 2 स्टार लगाकर पता नहीं कौन सी तोप बन जाता है, किस तरह जवानों को गालियां देता है, उसको भी 1-1 सहायक दे दिया जाता है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, टॉयसी बन गया तो वो भी 2 रखेगा। कंपनी कमांडर चाहेगा तो वो भी 2 रख लेगा। 50-50 हजार की जितनी इन खुद अधिकारियों की सैलरी नहीं है, उससे ज्यादा के सहायक रख रहे हैं। और हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, नाम बदल दिया, लेकिन लाल बत्ती, ऐसे लाल बत्ती हटेगी। मैं हमारी सरकार से कहना चाहता हूं, इन सब की आवाज हम उठाई हमने और बहुत कुछ बदला भी, ये नहीं कि बदला नहीं है, सुधार हुआ है और हो सकता है धीरे धीरे सुधार और भी समय लगेगा, होगा। अच्छे लोग चाहते हैं सुधार हो, कुछ अधिकारी भी चाहते हैं कि हाँ ये जो अंग्रेजों की प्रथाएं बंद हो, लेकिन कुछ एक है ना जो खुद आज भी अंग्रेजी मानसिकता, जिनकी ब्रिटिश मानसिकता भरी हुई है, काले अंग्रेज हैं, वो तो गोरे थे, काले अंग्रेज हैं, उनका स्तर भी गिराकर वो नहीं चाहते। उन लोगों ने हमारा वो चैनल बंद कर दिया जिसके जरिए मैंने 8,70,000 से भी ज्यादा जवान साथियों को जोड़ा था और इस संघर्ष को मैं लड़ रहा था, लेकिन वो चैनल मेरा बंद कर दिया, वो भी कोर्ट में। उस केस में भी
जो मेरा केस है सुप्रीम कोर्ट में एडमिट कर लिया। आज 3 महीने हो गए हैं। मैं हमारे सीजीआई से पूछना चाहता हूँ श्रीमान, हाथ जोड़कर, कि मेरे केस को जिसके साथ टैग किया गया है, 4-5 जो केस हैं उनमें जैसे संजय शर्मा का जो चैनल था खोल दिया गया, क्योंकि उनके पास बड़े वकील, बड़ी बहस करने के लिए टीम थी, और हम साधारण आदमी जवान अपनी समस्या सेम है, ये इन्होंने भी मान लिया कि आपका मसला सेम है, टैग भी कर दिया। कहते हैं कि हाँ जी नोटिस जारी करेंगे, लेकिन आज तक ना तो नोटिस जारी हुआ, ना ही सरकार की तरफ से कुछ जवाब आया, और ना ही हमारा वो चैनल खुला। बस टेंटेटिव तारीख देते हैं और सरकार रहते हैं। ये हिंदुस्तान में न्याय है। आंखों पे पट्टी इसलिए खोली थी कि सबको न्याय मिले, और पट्टी पहले इसलिए थी कि सामने अमीर गरीब का भेदभाव जज साहब ना देखे और न्याय एक समान करे। उसको उल्टा बोलकर खोल तो दिया, लेकिन खोलने के बाद भी क्या दिख रहा है? मैं हमारे जवान साथियों को कहना चाहता हूं कि हम इसलिए लड़ाई नहीं जीत पाते कोई भी कि हम संगठित नहीं हैं, हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। हम ग्रुपों में डालते हैं तो बोलते हैं क्या करना है इन चीजों का, आप तो आरोपी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। अरे कितना भी बढ़ा लो, कितने दिन पेंशन लोगे जब आपको पता चलेगा आपका बच्चा गया और वहां वो बेचारा तंग पाकर या तो दुनिया छोड़ गया। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में जो रेशियो है ना, डेथ रेशियो, आप देखो कितने लोग अपने आप को दुनिया खत्म कर रहे हैं इन यातनाओं में झेल कर। जिस दिन आपका बच्चा होगा, आपका कोई रिश्तेदार होगा, तब पता चलेगा रविंद्र फौजी सही कह रहा था। बस डीए बढ़ा दो, आरोपी बढ़ा दो, 8th पे कमीशन की बात करो, लेकिन जो समस्या की जड़ है उसको कोई नहीं ध्यान देता। तो आज मैं यहाँ एक बार हमारे साथियों को कहना चाहता हूँ कि हमारी उस लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, और ये 10 नंबर वाले अगर इस जवान के साथ ये करते हैं तो इनको हम कोर्ट ले जाने का विचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इनको फेस करें। लेकिन इंडिविजुअल बंदा नहीं जा सकता, हम जाएं तो वही वकील पैसे मांगे तो कौन दे। और अगर हम बात करें कि भाई आर्थिक मदद करो, तो उसमें कमेंट्स लिखेंगे रविंद्र फौजी तो पैसे की बात करता है। अरे हम टाटा बिरला है क्या? 10 लाख लोगों को जोड़ा था, सिस्टम चलाया था, धरने दिए, यात्राएं निकाली, इनसे पंगे मोल ले रहे हैं। हम राजा महाराजा हैं या कोई टाटा बिरला है? हम भी आप ही की तरह साधारण जवान हैं। जो पहले सहयोग आता था या उस चैनल से जो बजट आता था, हम भी नहीं तो दूसरी नौकरी तीसरी नौकरी करते रहे, ठीक है, लेकिन हमने उस रास्ते को छोड़कर इस समाज सुधार का रास्ता देखा। लेकिन इसमें जो आर्थिक सहयोग करो तो हम इन चीज़ों को बदल सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमने कह के थक चुके हैं, लेकिन सहयोग देने वालों की संख्या ना बढ़ी है और शायद बढ़ेगी भी नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं ना, राम सेतु में वो गिलेरी भी अगर एक कंकर भी डाल रही थी तो उसका भी इतिहास में नाम है। तो एक एक बूंद से अगर हमारे पास बजट हो तो चैनल भी खुल जाए, और ये तानाशाही करने वालों के जो बढ़ रहे हैं ना बॉस, इनकी बॉसगिरी भी निकाल सकते हैं। उसके लिए अगर हमारा कोई सहयोग करना चाहता है तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बार कोड। आप सहयोग करोगे तो हम ये अंदर की तानाशाही और ये बाहर के झगड़े खत्म कर सकते हैं, एक टीम तैयार कर सकते हैं। लेकिन उन सब के लिए बजट चाहिए, और बजट का नाम छोड़ते ही वीडियो छोड़ देते हैं। वीडियो को नहीं छोड़ना, हो सकता है कोई दूसरा भाई मदद करेगा, वीडियो शेयर जरूर करें। और कुछ नहीं कर सकते तो चैनल की संख्या बढ़ाओ। अगर आप चैनल की संख्या बढ़ा देंगे तो हमके बजट की जरूरत नहीं, पहुंचाओ ना वहाँ तक, लेकिन वो भी नहीं है। एक चैनल बंद हुआ, रविंद्र फौजी पे FIR, सब डर के बैठ गए। ऐसे अन्याय अत्याचार खत्म होगा? चलो आप लोगों की मर्जी है। बाकी मैं आगे एक बार फिर वीडियो में पूरी अपडेट दे देता हूँ इस कहानी की। उनके कैप्टन साहब को और उनके CO साहब के नंबर ले लिया, उनको भी बता देता हूँ। नहीं तो फिर आप सहयोग करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी हम इन चीज़ों को कोर्ट में लेके हमारे हिसाब से जाएंगे, ठीक है। आपको मैं बता रहा था इनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, इनका पंगा कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये जो इनकी यूनिट थी उसमें इनको एक एडिशनल अलग से ड्यूटी दी गई थी, और ये इंट का काम करते थे। और उस दौरान एक छोटा सा केस हुआ था, उसी केस की वजह से अर्जुन साहब इनसे नाराज हो गए थे। हालांकि वो केस बाद में सेट आउट हो गया था। तो वहां से अर्जुन साहब ने इन पर खुंदक रखना शुरू की, और बाद में भाई इंट में थे, CO साहब इनको ड्यूटी देते थे कि भाई ठीक है आप सिविल ड्रेस में ये करोगे वो करना। तो ये बार बार कि तुमने सिविल ड्रेस क्यों पहनी, कि साहब CO ट्वाइसी साहब काट रहा है, लेटर दिखाओ। ये बोलते ठीक है ले मैं सर मैं बात करा देता हूँ, तो बात भी नहीं करने देते थे। और बात बात में यार कुछ
कर नहीं रहा, तू ये काम नहीं कर रहा, तू झूठ बोल रहा है, झूठी रिपोर्ट दे रहा है, इस तरह कर करके इनके पीछे पड़ गए थे उस केस के बावजूद। वो केस अभी मैं यहाँ जरूरत पड़ने पर आपको बता दूंगा क्या केस था। उसमें अर्जुनन साहब ने उस केस में इसको बोला था कि तू अपने ऊपर ले ले, इसने नहीं लिया। मतलब गलती महाशय की थी, अर्जुनन की, लेकिन ये बंदे के ऊपर डाल रहा था, इसने हवलदार जी ने लिया नहीं, तब से खुंदक खाया था, निकला था। लेकिन वहां से इसकी खुंदक शुरू होगी। उसके बाद में इसको बार बार कि तू अपना काम ठीक नहीं कर रहा, इंफॉर्मेशन लेके आ, बंदे नहीं बता रहा, ऐसे करता रहा इसको मतलब परेशान करने के लिए। तो ऐसे करते करते कि किस तरह भी इसको यहाँ से, हालांकि इस पीरियड के दौरान इस कहानी से पहले ही वहाँ के जो कोई पहले सीईओ थे, इस बंदे को सीईओ द्वारा और ऊपर अधिकारियों के द्वारा साइटेशन भी मिला है, ये हवलदार में प्रमोट भी हुआ है, कोई पनिशमेंट वगैरह भी नहीं है। फिर भी जब वो सीईओ साहब पहले वाले चले गए और बाद में, क्यों वो पहले वाले तो इनको अच्छा मानते थे, तभी तो साइटेशन दिया, तभी तो इनको हवलदार बनाया। लेकिन वो सीईओ जाने के बाद में दूसरे सीईओ जो बने और ये अर्जुनेंट, ये कहानी हुई, तब इसकी चुगली शुरू करें कि भाई तू काम ठीक नहीं करता, तेरे को हम यहाँ से हटाएंगे इंटेलिजेंस से। बोला ठीक है साहब, हटा दिया। लेकिन इसने बोला कि हटाने से पहले भाई मैं मेरा इंटरव्यू लूंगा सीईओ साहब का, और कमांडर साहब, कंपनी कमांडर को बताऊंगा कि भाई मेरे को क्यों हटाया जा रहा है, जबकि मैं अच्छी ड्यूटी कर रहा हूँ, 6 महीने पहले मेरे को साइटेशन मिला है, सब मेरे को बताओ। इसने ऐसे कह दिया। तो जेसीओ साहब जो इनको बता रहे थे, उन्होंने कि साहब मैं ऐसे ऐसे करूंगा, तो जेसीओ साहब ने इनको गाली दे दी कि तेरे को क्या बताएंगे हम, मैं जो हटाना है, जो हमारी मर्जी है, हमारे हाथ में। तो बंदा बोले सर गाली मत दो, आप मेरे को क्यों गाली दे रहे हो। इनकी छोटी सी बहस हुई, ये तो जाकर बोला ठीक है मैं अर्जुनन साहब को बताऊंगा। तो अर्जुनन साहब को इन्होंने कुछ बोला होगा, तो अर्जुन साहब को पहले ही वहां से लिंक तो हो ही जाता है, वहां लिंक हो गया, तो उसने उल्टा इसको गाली दी, कट पहन जो, तेरे को बदली करना ही करना है, क्योंकि इशारा अर्जुनन साहब का ही था। अब ये बंदा की इतनी से अच्छी ड्यूटी सब कुछ के, यार मेरे को एक बदली करेंगे, थोड़ा सा इसने स्टेज लिया और इसको एकदम ऐसे मतलब भाई दिमाग में बीपी सी बढ़ गई, ये अपने एमआई रूम में चला गया। एमआई रूम में गया तो इसको दो भाई एकदम तनाव से बीपी बढ़ी और वो चक्कर वगैरह आ गए, क्योंकि भाई मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी मेरे को गालियाँ दे रहे हैं। सोच, बंदा थोड़ा सोच में रहा, तो वहाँ डॉक्टर ने देखा, वो यार तेरा तो बीपी बढ़ गया और ये उल्टियाँ सी आ रही, क्या हो गया। और साहब ऐसे ऐसे उन्होंने बताया, अच्छे काम करते हुए भी ये सिला मिलता है, तो मेरा तो जी घबरा गया। तो उसने इंजेक्शन वगैरह लगाया, 2 सुई वगैरह इसको दी। इतने में उधर से कि भाई उसको रात को, ये दिन में कहानी हुई, दिन में वो वहाँ चला गया, सब बोल गए, रात को कि वहाँ बुला लो इसको। बोले जी होता है मैं रूम है, बोले साला मकरा है, झूठ बोलता है, फलाना निकला, लेके आ जाओ। फिर वहाँ बुलाकर इनको बैंड किया जाता है। जो दूसरा एक मेजर बैठा था उसके सामने इनको बैंड किया, गाली गलौज की और काफ़ी कुछ कहा कि तेरे में क्या औकात है, फलाना टिकड़ा, तेरे को कर देंगे ये वो। बोला ठीक है साहब मेरे को कर दो बदली, लेकिन मैं प्रॉपर इंटरव्यू लूँगा। बोला ठीक है इसको भेज के आ जाओ वहाँ एमआई रूम में दोबारा छोड़ दो और इसका हम करवाते हैं इंटरव्यू। उसके बाद उन्होंने सीईओ के क्या कान भरे हैं, सीईओ साहब ने उसको बोला बुला लो, उसकी टेंटेटिव चार्जशीट करते हैं। मतलब बंदे की सुनी नहीं, इनकी सुनी और इन्होंने कर दिया बंदे की टेंटेटिव चार्जशीट करते हैं। टेंटेटिव चार्जशीट के नाम पे बुला के उसने बताया सब ऐसे ऐसे कहानी हुई है, ब्लैड बैंजे तू झूठ बोलता है, तूने बहस करी है जेसीओ साहब से, तूने कैप्टन साहब से बहस की है, और जब हम कह रहे हैं तेरे को बदली होना है तो होना है, तू दूसरी कंपनी में जाएगा। बोला ठीक है सर चला जाऊँगा, मेरा क्या है। बोला ठीक है जाएगा, और जो ये बहस हुई है इसके नाम पर तेरे को पनिशमेंट देते हैं, और तू इनसे जबान लड़ाई है, तू बोलता है कि मैंने ये काम किया यूनिट के लिए, फलाना किया, तो तेरे को देख 2-4 वो देखे घर भेज देंगे। फिर भी इसने हाथ जोड़ेंगे साहब ठीक है, मैंने तो हालांकि इनको कुछ नहीं कहा, फिर भी आप मतलब पनिशमेंट मत दो, लेकिन उसने पनिशमेंट दे दी और दूसरी कंपनी में भेज दिया। फिर ये मामला पोस्ट पे चला गया, शांत हो गया। पोस्ट पर ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी करते करते अचानक ऊपर से आते समय गिर गया और इसकी चोट लग गई। रात को इसको चोट लगी, एमआई रूम में लाए, तो वहाँ इसका इलाज हुआ। तो उस समय डॉक्टर ने कहा कि भाई चोट ज़्यादा लगी है तो आपको वहाँ भेज देते हैं। एमएच बोले सर भेज दो, लेकिन उधर अर्जुनन को रिपोर्ट दी तो अर्जुनन ने उनको कॉल करके कि नहीं इसको कहीं नहीं भेजना, साला मकरा है।
जानबूझ के ड्रामा कर रहा है, पढ़ा नहीं है। तो बोला नहीं साहब इसका टेस्ट किया है, पेशाब वगैरह टेस्ट किया है तो उसमें खून आया है। तो उन्होंने बोला कि पेशाब में खून नहीं, इसने पेशाब में कुछ मिला दिया होगा, ऐसे झूठ बोल रहा है, एमएच भेजो और इसकी वो जांच कराओ और इसको वापस भेज दो पोस्ट पे। इसको वापस पोस्ट पे भेज दिया। ये लंगड़ाते हुए, कमर सीधी नहीं हो रही थी, फिर भी पोस्ट पे चला गया और 2 दिन फिर ड्यूटी किया। ड्यूटी करने के बाद में फिर इसने फ़ोन किया कि साहब मेरे से चला फिरा भी नहीं जा रहा है, मेरे को एक बार दिखा कर आ जाने दो। तो अर्जुन साहब ने बोला कि नहीं, BFNA है जो, उससे बात कराओ, दूसरे NA से बात कराओ, डॉक्टर से बात कराओ। ऐसे करके 2 दिन उधर रख के 3 तारीख को जब CO साहब तक पहुंची कि भाई वो बंदा ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, उसको भेज नहीं रहे, CO साहब ने बोला नहीं MI रूम में बुलाओ, उसको चेक करो, देखो क्या होता है। फिर MI रूम में आए तो MI रूम में डॉक्टर साहब ने चेक किया और बोला हाँ वास्तव में इसको तकलीफ है, इसको एमएच भेजो। तो 4 को इसको एमएच भेजा। एमएच जब गया है तो उसने जो कहानी थी, मतलब हालांकि जो पढ़ा था वो कोई वो तो नहीं था, लेकिन जो बीच की कहानी बातों बातों में कहीं डॉक्टर साहब को ऐसे बता दियो कि साहब ये बात है। और बाकी ये मेरे कमर का मैं पड़े गर्दन में चोट लगी थी, तो उन्होंने इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके इनको बोला ठीक है पहले आप सिक लीव जाओ, आपकी नस दब गई है, आओगे तो फिर आपका इलाज जो भी हो गया तो ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो अगर इससे ठीक हो गया तो चलेगा। सिक लीव की खबर इन्होंने यूनिट में दी तो फिर वो बोले कि साला मकरा है, वहाँ जैक लगा लिया, फलाना ढिगरा, कि डॉक्टर के सामने रोया है, ये हुआ है फलाना, और मतलब डॉक्टर को गुमराह करके छुट्टी बनाई है। बोले इसकी कैंसिल करो। CO साहब को उसने कैप्टन ने जाकर फिर भड़का दिया। CO साहब ने उस सर्जन डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि इसकी कैंसिल करो, इसको यहाँ भेज दो। तो उसने बोला ठीक है, कैंसिल करके उसको बता दिया भाई तेरे CO का ऐसे ऐसे फ़ोन आया, तेरा कुछ सिक लीव कैंसिल है, तू वहाँ जा, वहाँ से तेरे को छुट्टी दे देंगे। तो इसने वहाँ बताया भी है कि साहब वो छुट्टी नहीं देंगे, मेरे को परेशान करेंगे, वो आप मेरे को भेज देते तो मैं आराम से ठीक हो जाता, लेकिन अब वो मानेंगे नहीं। अब मानेंगे नहीं तो बोला ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ। उसने वहाँ फ़ोन फान भी किया, लेकिन बोले तू यहाँ आ जा, तो वहाँ जाने लगा। SM साहब को बताया कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकी कि रास्ते में बोले उसको 3 गार्ड लगा के उसको, क्योंकि इसने दोबारा डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर तो ये तो लग रहा था डॉक्टर मेरी सुन रहा है, लेकिन डॉक्टर वहाँ भी बता रहा था हर चीज़ को। तो बोला सर वो डॉक्टर से जाए। भाई थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया है और कोई काम भी आ गया है, तो वहाँ से यही है कि वहाँ से ये डॉक्टर से लिंक मार रहा है ऐसी बातें करके। CO साहब ने इसको 3 बंदे गार्ड भेज के और बोला कि इसका 10 नंबर राइज करो, और 10 नंबर भरवा दिया। अब बंदा वो वहाँ है और डॉक्टर को बोल दिया कि डॉक्टर साहब इसका ऐसा भरो कि घर से आइसो का, और यहाँ आएगा तो इसको इस नाम की भी पनिशमेंट देंगे कि डॉक्टर को वहाँ क्यों बताया यूनिट की बातें। और डॉक्टर ने भी बोला कि भाई तेरा तो तू काम नहीं करता, रही सारी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है और तू घर जाएगा। तो अभी इस समय ये बंदा घबरा रहा है, उधर उसका परिवार वाले भी घबरा रहे हैं सर क्या हुआ। तो ये एक बंदे के नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसे करते हैं, लेकिन आप सपोर्ट करो तब इस बंदे को इस स्थिति में हम ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं और उन लोगों की पैंटें उतरवा सकते हैं जो इस तरह की घटियागिरी कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि हाँ बंदा फिट है। कोई इसमें मतलब पागल की या इस तरह की कोई भी हरकतें इसमें